ओम डिजिटल क्लासेस में नीट की परीक्षा में बैठने जा रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ये है चैप्टर 10 क्लास 11th का और चैप्टर का टाइटल है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये इस पर पहला वीडियो है। चैप्टर की लेआउट में हम देखते हैं कि दिस चैप्टर हैज़ बीन कवर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑडियो विजुअल कंटेंट्स विच यू कैन रीड एज टेक्स्ट इन आवर ऐप ओम डिजिटल क्लासेस अवेलेबल एट प्ले स्टोर। इस चैप्टर को हमने 4 वीडियोस की सहायता से कवर किया है, जिसमें पहला वीडियो सेल साइकिल के ऊपर है, दूसरा वीडियो माइटोसिस पे है, तीसरा मियोसिस पे है और चौथे वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर ठीक प्रकार से तैयार हो जाए। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं सेल साइकिल से। फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैविंग मिलियंस ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी start their life with a single cell and grow in size by cell division। इसका मतलब ये है कि जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं, प्रारंभ में वो सभी एक कोशिका के ही होते हैं, अर्थात जायगोट से ही अपना जीवन प्रारंभ करते हैं और जायगोट में सेल डिवीजन होने के बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बहुत सारी सेल्स माइटोसिस के द्वारा बनती चली जाती हैं और एक बड़े बॉडी का निर्माण हो जाता है। सेकंड पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सेल डिवीजन इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप्स। तो ये जो सेल डिवीजन होता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस का दूसरा नाम इक्वेशनल डिवीजन भी है। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स एंड रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। अर्थात ये हमारे जो शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है सोमैटिक सेल, जिनको हम बॉडी सेल भी कहते हैं, और दूसरी होती हैं जेनेटिक सेल्स। तो जेनेटिक सेल्स तो गोनट्स में पाई जाती हैं, टेस्टिस और ओवरी के अंदर, जिनसे गैमीट बनते हैं। बाकी पूरे शरीर में जितनी सेल्स हैं वो सभी सोमैटिक सेल कहलाती हैं। उनको हम बॉडी सेल्स भी बोलते हैं और ये डिप्लॉयड होती हैं। तो ये इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन इसलिए भी है कि इसके बाद में जो जो सेल्स बनती हैं, 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो सेम रहती है। अगर डिप्लॉयड के अंदर माइटोसिस हुआ है डिप्लॉयड सेल के अंदर, तो उसे 2 डिप्लॉयड सेल बनेंगी, और हैप्लॉयड सेल के अंदर अगर माइटोसिस हुआ है तो उसे 2 हैप्लॉयड सेल बनेंगी। यही नीचे दिखाया गया है। 2n से 2n 2n इस तरह से 2 सेल बनती हैं और n से ये जो 2 सेल बनेंगी उनके अंदर nn सेट क्रोमोसोम होंगे। मियोसिस के बारे में थोड़ा बताया गया है कि मियोसिस का नाम रिडक्शनल डिवीजन है, जैसे कि माइटोसिस का नाम था इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल इसलिए था क्योंकि उसमें बराबर संख्या में क्रोमोसोम रहते थे। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि इसमें इसके बाद में जो कोशिकाएं बनती हैं वो हैप्लॉयड हो जाती हैं। ये डिप्लॉयड सेल के अंदर ही होता है। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा है मियोसिस के बारे में। इट अकर्स इन जेनेटिक सेल्स। तो पहले अब आपको ये ध्यान रखना है बात कि मियोसिस हमेशा जेनेटिक सेल्स में ही होता है। एंड फॉर्म्स गैमीट्स, और इसके द्वारा गैमीट बनते हैं। मियोसिस का एम ही गैमीट बनाना है और ये डिप्लॉयड सेल के अंदर ही होता है, जबकि माइटोसिस डिप्लॉयड सेल के अंदर भी हो सकता है और हैप्लॉयड सेल के अंदर भी होता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इंक्लूड्स सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस लाइक डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। तो जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है, चाहे वो मियोसिस हो या माइटोसिस हो, उसके साथ साथ में सेल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। सेल कुछ प्रिपरेशन करती है सेल डिवाइड करने के लिए, तो वो सब कुछ मिला कर के जो साइकिल चलता है उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। दीज ऑल कंबाइंड टुगेदर आर टर्म्ड एज सेल साइकिल। तो 6 पॉइंट पे ध्यान दीजिए। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। तो जो सेल साइकिल होता है सेल डिवीजन के लिए, विशेषकर माइटोसिस के से एसोसिएटेड 2 प्रोसेसेस होती हैं। सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, तो ये सब कुल मिलाकर के जो बनता है वो सेल साइकिल बनता है। और सेल साइकिल को स्टडी के हिसाब से 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरफेज, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, और दूसरा है एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। तो सेल साइकिल में एम फेज तो थोड़ा छोटा होता है, बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, और इंटरफेज जो होता है जो बड़ा होता है। फिगर में आप देखिए ये कंप्लीट सेल साइकिल है, राउंड सर्किल है, उसमें एम फेज
का सेक्शन छोटा है और इंटरफेस का बड़ा है। तो कुल मिलाकर के पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, सेल साइकिल दो फेज़ का बना होता है, इंटरफेस और एम फेज़ का। एम फेज़ छोटा होता है, इंटरफेस बड़ा होता है। इंटरफेस का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम रेस्टिंग फेज़ कहते हैं, और एम फेज़ को हम माइटोसिस फेज़ कहते हैं या डिवीजन फेज़ कहते हैं। आइए इंटरफेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। 7th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। द इंटरफेस इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 3 इवेंट्स और फेजेस। जो इंटरफेस है, सेल साइकिल का जो इंटरफेस होता है, उसके अंदर 3 फेज होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली है G1 फेज, सेकंड है S फेज और थर्ड है G2 फेज। तो इस क्रम को आपको ध्यान रखना है, G1, S एंड G2। इन 3 फेजेस में इंटरफेस को डिवाइड किया जाता है। अब इन 3 फेजेस के बारे में जानते हैं क्या क्या होता है इनके अंदर, क्योंकि नीट में जो आप MCQs आएंगे आपके, तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप उनको ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो 8th पॉइंट पर ध्यान दीजिए, G1 फेज के बारे में कि द G1 फेज इज़ ऑफन रेफर टू एज ग्रोथ फेज। तो इन ऑप्शनल नाम का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे कि इंटरफेज का दूसरा नाम था रेस्टिंग फेज, एम फेज का दूसरा नाम माइटोसिस फेज था, इसी तरह G1 फेज को हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम इन विच अ सेल ग्रोज इन साइज। क्योंकि G1 फेज में जो सेल है, जो अभी नई बनी है, वो छोटी होती है साइज़ में। जैसे कि एक सेल से 2 सेल बनती हैं, तो न्यूली फॉर्म जो सेल होती है वो साइज़ में छोटी होती है। अगर उसे पुनः डिवाइड करना है तो उसे साइज़ में इंक्रीज़ होना होता है। वो साइटोप्लाज्म की मात्रा को बढ़ाएगी, अपने अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करेगी, उसका साइज़ बड़ा होगा, तब जा कर के वो, ये तैयारी का समय होता है इसका सेल डिवीज़न के लिए। तो इस तरह से G1 फेज़ को हम ग्रोथ फेज़ कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल जो है वो अपनी साइज़ में बढ़ती है। 9th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग G1 फेज़ द सेल synthesizes various enzymes and nutrients that are needed later on for DNA replication and cell division। इस G1 फेज़ के दौरान सेल एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करती है। ये ध्यान रखना है ये पॉइंट कि G1 फेज़ में सेल एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करती है। किस लिए करती है? क्योंकि उसको आगे डीएनए का रिप्लिकेशन करना है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन करना है तो डीएनए के लिए कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए और एंजाइम्स चाहिए। तो इस तैयारी के लिए वो G1 फेज़ में न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स को प्रिपेयर करती है। अब एस फेज़ के बारे में 10th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग एस फेज़ डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन अकर्स। एस फेज़ में क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है या डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, एक ही बात है। द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन्स द सेम। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर इस पर MCQ आ जाते हैं कि एस फेज़ में डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, मात्रा डबल हो जाती है, लेकिन क्रोमोजोम्स की संख्या नहीं बढ़ती। क्रोमोजोम्स 2n थे सेल के अंदर, तो 2n ही रहते हैं। अमाउंट जैसे नीचे दिखाया, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से 4C दिखाया जा रहा है, हाईलाइट में देखिए, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2n के 2n ही हैं। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2n ही रहते हैं, जबकि अमाउंट ऑफ डीएनए एस फेज़ में 2C से 4C यानी डबल हो जाता है। अगर हम अमाउंट को C मान के चलें तो 2C अमाउंट था इनिशियली, तो 4C हो जाएगा एस फेज़ के अंत तक रिप्लिकेट होकर के डीएनए। 11th पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज बिसाइड्स डीएनए रिप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस द सेंट्रोसोम रिप्लिकेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ये बात बहुत ध्यान देने की है कि एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम नाम का एक ऑर्गन होता है जो सेंट्रियल्स का बना होता है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ये नहीं होता। तो जो सेंट्रोसोम है ये न्यूक्लियस से बाहर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो एस फेज़ में जहाँ डीएनए का रिप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और सेंट्रोसोम
न्यूक्लियस से बाहर होता है। तो सेंट्रोसोम का रिप्लिकेशन भी एस फेज में होता है, और वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन, डीएनए का रिप्लिकेशन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और सेंट्रोसोम का रिप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में, और वो भी एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर नहीं, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। 12वें पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है। प्लांट सेल्स लेक सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स एक्सेप्ट सम लोअर प्लांट्स लाइक मॉसेस, लाइकेंस एंड लिवरवर्ट्स। प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं होते। जो सेंट्रोसोम है 2 सेंट्रियोल्स का बना होता है, लेकिन ये प्लांट सेल के अंदर नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ लोअर कैटेगरी के पौधे जो होते हैं, जैसे कि मॉसेस हैं, लाइकेंस हैं, लिवरवर्ट्स हैं, इनके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। एक एक पॉइंट आपका ध्यान रखने का है, याद रखने का है, क्योंकि इसमें बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं। 13वें पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सेंट्रोसोम इज ए सेल ऑर्गेनल composed of 2 perpendicularly arranged centrioles in a dense mass of protein। तो थोड़ा सा सेंट्रोसोम के बारे में इस 13वें पॉइंट में बताया गया कि सेंट्रोसोम क्या होता है? 2 सेंट्रियोल्स का बना होता है, और वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो देखिए नीचे दिखाया गया है फिगर में, इस तरह से की जो संरचना है ये सेंट्रोसोम है। और ये 2 अलग अलग जो छोटे छोटे पाइप से आपको दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के, ये सेंट्रियोल्स कहलाती हैं, जो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हैं। इस तरह से सेंट्रोसोम बन जाता है। आइए 14वें पॉइंट को पढ़ते हैं। ईच वन ऑफ द 2 सेंट्रोसोम्स moves to opposite poles to form spindle fibers that attach with chromosomes at kinetochore of centromere। अब आपको यहाँ 2-3 टर्मों को ध्यान देना है कि जो सेंट्रोसोम एस फेज में रिप्लिकेट हो जाते हैं या डुप्लीकेट हो जाते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, एक कोशिका के एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, और उनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं। वो क्रोमोसोम्स से जाके अटैच होती हैं, और कहाँ अटैच होती हैं? कानेटोकोर पे। और कानेटोकोर कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रोमियर में। सेंट्रोमियर एक जगह होती है क्रोमोसोम के अंदर, जो डिप्रेशन है, देखिए सामने दिखाई दे रहा है। तो ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये कानेटोकोर है, ये डिप्रेशन है, ये सेंट्रोमियर है। कानेटोकोर जो पाए जाते हैं, जो डिस्क होती हैं, वो सेंट्रोमियर रीजन पे पाई जाती हैं, और इस कानेटोकोर से आकर के स्पिंडल अटैच होती हैं। ये स्पिंडल फाइबर हैं जो कानेटोकोर पर आकर के अटैच हो रही हैं, और ये सेंट्रोसोम से निकलती हैं और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के कानेटोकोर पर आकर के अटैच होती हैं। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, कानेटोकोर और सेंट्रोमियर, इन टर्म्स में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला वो रीजन है, वो जगह है जहाँ डिप्रेशन होता है, जहाँ पर कि दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होती हैं। उसी जगह पर कानेटोकोर होते हैं, 2 कानेटोकोर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों कानेटोकोर से आकर के स्पिंडल अटैच होती हैं, ऊपर वाले पोल की ऊपर वाले कानेटोकोर से, और नीचे की तरफ के नीचे से। आइए 15वें पॉइंट पर देखते हैं। इन G2 फेज, तो हमने G1 फेज में क्या देखा? ग्रोथ हुई, एंजाइम्स और प्रोटीन्स का सिंथेसिस हुआ। एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ। एनिमल सेल के केस में डीएनए का रिप्लिकेशन तो हुआ ही हुआ, उसके साथ में सेंट्रोसोम का भी रिप्लिकेशन हुआ साइटोप्लाज्म में। अब 15वें पॉइंट में देखिए, इन G2 फेज, G1 फेज हो गया, एस फेज हो गया, अब G2 फेज पे आते हैं। इन G2 फेज सेल ऑर्गेनल्स आर रीऑर्गेनाइज्ड। बहुत ध्यान में रखना है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स अकर्स इन G2 फेज, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स का निर्माण जो होता है, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, ये भी तो चाहिए, क्योंकि आगे सेल डिवाइड करेगी तो आधे आधे बटेंगे, इनकी मात्रा भी तो बढ़नी चाहिए। तो इनका रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो G2 फेज के अंदर होता है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, और प्रोटीन बनती हैं, क्योंकि प्रोटीन भी चाहिए।
सेंट्रोसोम रिप्लिकेशन इज कंप्लीटेड, और G2 फेज में सेंट्रोसोम का रिप्लिकेशन जो S फेज में शुरू हुआ था वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है। एंड ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स एज ए रिजल्ट ऑफ DNA रिप्लिकेशन, और DNA का भी रिप्लिकेशन पूरा हो चुका होता है G2 फेज में, और 2 क्रोमेटिड्स, एक तरह से क्रोमोसोम डबल हो चुके होते हैं, और 2 क्रोमेटिड्स क्योंकि वो अटैच हैं एक दूसरे से इसलिए उनकी संख्या तो डबल नहीं दिखाई जाती, वैसे क्रोमोसोम का मटेरियल डबल हो चुका है। क्रोमोसोम की दोनों स्ट्रैंड खुल करके एक एक स्ट्रैंड और कॉम्प्लीमेंट्री बन चुकी है। इस तरह से 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स वहाँ बन चुके हैं और वो सेंट्रोमियर की जगह पर एक दूसरे से अटैच हैं, और ये बन चुके होते हैं, इसमें G2 फेज में कंप्लीट हो चुके होते हैं, और दोनों सभी क्रोमोसोम्स डबल क्रोमेटिड्स के बने होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा इंटरफेज के अंदर जो कुछ भी है वो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज को ग्रोथ फेज भी कहते हैं, S फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो ग्रोथ फेज में क्या हुआ था, प्रोटीन्स वो एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स का सिंथेसाइज हुआ था, सेल का साइज बढ़ा था। एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ था, एनिमल के केस में डीएनए के साथ साथ में सेंट्रोसोम का भी रिप्लिकेशन हुआ, और G2 फेज में प्रोटीन्स का सिंथेसिस हुआ, सेल ऑर्गेनल्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और उसके साथ साथ में ये जो है सेंट्रोसोम का रिप्लिकेशन और क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब देखिए एम फेज। एम फेज में क्या होता है, दी वर्ड माइटोसिस इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विथ एम फेज। माइटोसिस जो शब्द है वो एम फेज के लिए ऑप्शनली यूज होता है। एम फेज इंक्लूड्स 2 इवेंट्स। एम फेज में मुख्य रूप से 2 घटनाएं होती हैं, 2 प्रकार की प्रोसेसेस होती हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरी साइटोकाइनेसिस। एम फेज जो बना होता है उसमें 2 प्रोसेसेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब देखते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या है। 18 पॉइंट, इट इज़ the division of nucleus and it is immediately followed by division of cytoplasm, cytokinesis। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस के डिवीजन को। कैरियो शब्द जो है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। तो कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस जहाँ भी शब्द है उसका मतलब आप टूट ना समझिए। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है और उसके तुरंत बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है, और सेल वॉल या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें बीच में बन जाती है, और इस तरह से एक से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 19 पॉइंट क्या बोलता है, बट इन सम केसेस लाइक लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, karyokinesis is not immediately followed by cytokinesis and the multinucleate stage is formed known as syncytium। यहाँ ये बताया गया है कि आमतौर पर इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस, ज़्यादातर तो जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके तुरंत बाद या जब तक ये पूरा भी नहीं हो चुका होता है, साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो जाता है, और ये इमीडिएटली फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस को। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, न्यूक्लियस फिर डिवाइड कर जाता है फिर भी साइटोकाइनेसिस नहीं, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्म के अंदर होते रहते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। तो इस प्रकार से एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो विशेषकर ये जहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिया है कोकोनट का, तो कोकोनट में क्या होता है कि कोकोनट के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियस जो है घूमते रहते हैं, और उनके अंदर सेल वॉल नहीं बनती या वो डिवीजन नहीं होता साइटोप्लाज्म का, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, अलग अलग सेल डिवाइड नहीं होते, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसके अंदर चलता रहता है। तो इस प्रकार इस तरह की जो स्थिति बन जाए कि जिसमें एक ही सेल के अंदर
या ये कहिए कि बिना सेल वॉल बने ही न्यूक्लियस फ्लोट कर रहे हों, तो उस कंडीशन को हम सिंसिटियम बोलते हैं, और ये कंडीशन कोकोनट के अंदर होती है। 20th पॉइंट में क्या है, 20वें पॉइंट में ध्यान दीजिए। The cells that do not divide further exit from G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage, G0 stage of the cell cycle। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल्स जो है G1 फेज में ग्रोथ तो करती हैं, और ग्रोथ करने के बाद में उन्हें आगे एस फेज में नहीं जाती, क्योंकि उनको डिवाइड नहीं करना। एस फेज में कोई भी सेल तभी एंटर करती है क्योंकि न्यू एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। डीएनए का अमाउंट तभी डबल किया जाता है, सेल को डायरेक्शन तभी मिलती है डीएनए का अमाउंट डबल करने की, कि उसको आगे डिवाइड करना है। यदि उसे डिवाइड नहीं करना है तो उसके डीएनए के अमाउंट को डबल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो फिर एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से जिन सेल्स को आगे डिवाइड नहीं करना होता, वो सेल्स G0 फेज के लास्ट में, यानी ग्रोथ तो उनकी होती है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बनते हैं, एंजाइम्स भी बनते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन अगर उन्हें डिवाइड नहीं करना होता तो वो एस फेज़ में एंटर नहीं करती हैं, और वो एक अलग फेज़ में चली जाती हैं, अलग स्टेज में चली जाती हैं। उसको हम या तो इनएक्टिव स्टेज कह लें, या उसको हम क्वेश्चंट स्टेज कहते हैं, और उसको हम सिंबॉलिकली G0 स्टेज बोलते हैं। तो यदि किसी सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो G0 फेज़ के लास्ट में एस फेज़ की तरफ मूव करने की बजाय G0 स्टेज की ओर मूव कर जाती है। और फॉर एग्जांपल कार्डियक, मसल सेल्स ऑफ हार्ट, नर्व सेल्स एट्सेट्रा। इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं कि जो वहाँ सेल्स डिवाइड नहीं करती, एक बार बनने के बाद में वो G0 स्टेज में चली जाती हैं, और लाइफ लॉन्ग वो G0 स्टेज में रहती हैं, वो डिवाइड करती ही नहीं हैं। और हाँ, आवश्यकता पड़ने पर, ऐसा नहीं है कि G0 फेज में अगर कोई सेल चली गई है तो वो डिवाइड करेगी नहीं, ज़रूरत पड़ने पर वो डिवाइड करती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार्डियक मसल सेल्स, कार्डियक जो वर्ड यूज होता है, कार्डियोग्राफी कह लो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईसीजी है, ये जो है हार्ट के लिए यूज होता है। कार्डियक शब्द जो है हार्ट से संबंधित होता है। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं, वो G0 स्टेज में रहती हैं, या रेस्टिंग स्टेज, उसमें इनएक्टिव स्टेज में मान लीजिए कहते हैं। और नर्व सेल्स जो है ये भी डिवाइड नहीं करती हैं। एक बार इनका साइज पूरा हुआ, उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग उसी स्टेज में रहती हैं। 21वें पॉइंट में देखिए क्या बताया गया। सेल्स इन G0 स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट, डिवाइड और मल्टीप्लाई अनलेस दे आर डायरेक्टेड टू डिवाइड अगेन। यहाँ आपको ये बात समझाई गई है कि G0 स्टेज में जो सेल चली जाती है उसको, G0 स्टेज को हम इनएक्टिव स्टेज तो कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गई। मेटाबॉलिकली तो वो एक्टिव रहती है, यानी कि उसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन है, और भी जो प्रोसेसेस सेल के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस हर समय चलती रहती हैं तो वो सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, सिर्फ वो विद रेफरेंस टू सेल डिवीजन, डिवाइड करने के संदर्भ में वो जो है इनएक्टिव है। बाकी मेटाबॉलिकली वो सेल एक्टिव रहती है, केवल प्रोलिफरेट नहीं करती। प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीज़न होता है, डिवाइड नहीं करती, मल्टीप्लाई नहीं करती। लेकिन अनलेस दे आर डायरेक्टेड टू डिवाइड अगेन, उन सेल्स को जो 0 स्टेज में अगर उनको डायरेक्शन मिलता है, उनको डायरेक्टेड होती हैं वो कि तुम्हें डिवाइड करना है, तो दे कैन डिवाइड, वो कर सकती हैं। आइए इस फिगर में थोड़ा सा क्या बताया गया है, इसमें थोड़ा सा ये बताया गया कि G0 स्टेज क्या है, कि आप यहाँ देख सकते हैं एम फेज़ के बाद में G1 स्टेज शुरू होती है। G1 स्टेज के लास्ट में से G0 स्टेज की तरफ जा रही है सेल, और यदि उसको डिवाइड करना है तो वो G0 स्टेज की तरफ ना जाकर के सीधी एस फेज़ में चली जाती है। यहाँ पर सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, रिप्लिकेशन होता है या डुप्लीकेशन होता है, उसके बाद G2 फेज़ में चली जाती है, और G2 फेज़ में जाने के बाद में
जिसको हम एक तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होता है G2 फेज़ के बाद में, फिर M फेज़ में एंटर कर जाती है। इस तरह से जिन सेल्स को डिवाइड करना है वो साइकिल में चलती रहती हैं, सेल साइकिल में। जिनको डिवाइड नहीं करता वो सेल साइकिल से अलग होकर के G0 फेज़ में चली जाती हैं। ये इस फिगर में दिखाया गया है। अब देखते हैं 22nd इस पॉइंट में क्या बताया गया है। इन एनिमल्स mitosis occurs in diploid somatic cells only, but in case of male honeybees called drones, which emerge from unfertilized haploid eggs, it occurs in haploid cells and forms drones. इस पॉइंट में ये दिखाया गया है कि प्लांट की बात नहीं, एनिमल के केसेस में क्या होता है कि आमतौर पर सभी एनिमल्स की बॉडी सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं और उन डिप्लॉयड सेल के अंदर माइटोसिस होता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स के केस में कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं कि जिनकी बॉडी हैप्लॉयड सेल की बनी होती है और उनके अंदर भी माइटोसिस होता है। तो इसका तात्पर्य है कि माइटोसिस पर यह शर्त लागू नहीं होती कि डिप्लॉयड सेल में ही होगा। माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में भी होता है और हैप्लॉयड सेल में भी होता है। एनिमल के केसेस में भी होता है। प्लांट के केसेस में तो क्योंकि प्लांट के अंदर जो लोअर कैटेगरी के कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर दो तरह की जनरेशन होती हैं, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो गैमीटोफाइट जो जनरेशन होती है वो हैप्लॉयड होती है, तो उसके अंदर भी वो गैमीटोफाइट स्टेज भी माइटोसिस से बनती है। तो कुल मिला के क्या है कि प्लांट के केसेस में तो हैप्लॉयड सेल्स के अंदर माइटोसिस होना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एनिमल के केस में आम तौर पर क्योंकि सभी बॉडी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, इस वजह से माइटोसिस केवल डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है। लेकिन एनिमल्स के केस में भी इंसेक्ट के, जैसे कि हनी बी है, हनी बी में भी सभी हनी बीज की बॉडी हैप्लॉयड नहीं होती। जो फीमेल हनी बीज हैं जिसमें क्वीन होती है, रानी मक्खी होती है, और जो है वर्कर बीज होती हैं, वो जो है डिप्लॉयड होती है उनकी बॉडी, क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में एग जो है डिप्लॉयड हो जाता है और क्योंकि एग हैप्लॉयड होता है, सिंगल सेट होता है किसी भी एग के अंदर क्रोमोसोम का, लेकिन जैसे ही वो मेल गैमीट से फ्यूज़ होता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे जायगोट बनता है, तो वो डिप्लॉयड हो जाता है। तो फीमेल हनी बीज हैं वो तो फर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं, इसलिए उनकी बॉडी डिप्लॉयड होती है। लेकिन मेल हनी बीज जो होती हैं, जिनको हम ड्रोन कहते हैं, शहद की मधुमक्खियों में जो नर मक्खी होती हैं, वो जो है उनकी बॉडी हैप्लॉयड होती है और उनकी बॉडी भी माइटोसिस से बनती है। तो वहाँ पर उसकी हैप्लॉयड सेल के अंदर ही माइटोसिस होकर के 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से पूरे उनके शरीर का निर्माण अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। तो the female bees, worker bees and queen emerge from fertilized eggs and their body is made up of diploid body cells. आइए 23rd पॉइंट में क्या है इसको समझते हैं। इन प्लांट्स माइटोसिस अकर्स इन डिप्लॉयड एज वेल एज इन हैप्लॉयड सेल्स। तो प्लांट के केस में तो माइटोसिस डिप्लॉयड के साथ साथ हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल गैमीटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स प्लांट, ब्रायोफाइट प्लांट्स की जो गैमीटोफाइट स्टेज होती है वो हैप्लॉयड होती है, उनकी बॉडी हैप्लॉयड होती है गैमीटोफाइट की, और वो हैप्लॉयड बॉडी कैसे बनती है? माइटोसिस से ही बनती है। द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल इज़ 24 आवर्स वाइल द दैट ऑफ यीस्ट सेल इज़ 90 मिनट्स। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो हालांकि बहुत कठिन नहीं होते, बिल्कुल सिंपल है। हम जैसे कि पर पूछ लिया तो इन चीज़ों को तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो ह्यूमन सेल, अगर जो सेल डिवाइड करती रहती हैं और सेल साइकिल के अंदर अभी मूव कर रही हैं, तो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है ह्यूमन के केस में वो 24 आवर्स का होता है। अर्थात एक सेल नई बनी 24 आवर के अंदर वो दोबारा से ग्रो करके DNA सिंथेसाइज करके और M फेज़ में जा कर के और 1 से 2 में डिवाइड कर जाएगी 24 आवर्स के अंदर। न्यूली फॉर्म डॉटर सेल विल ग्रो, synthesize its necessary materials including DNA, centrosome, and then it will enter in M phase
and will produce 2 daughter cells again within 24 hours. तो 24 घंटे के अंदर सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन का, लेकिन ईस्ट सेल्स का 90 मिनट्स में ही होता है। तो सेल साइकिल का अलग अलग पीरियड है अलग अलग प्रकार के प्राणियों के लिए। तो इसमें दो का यहाँ पर दिया हुआ है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। इन ह्यूमन सेल द इंटरफेज ऑक्यूपाइज मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वाइल एम फेज टेक्स लेस देन 5%। और इस सेल साइकिल जो 24 घंटे का ह्यूमन सेल का होता है, इसका 95% हिस्सा तो इंटरफेज में निकल जाता है, यानी कि इंटरफेज बहुत लेंदी होता है, और एम फेज तो विद इन 5% उस टाइम पीरियड के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। अब आगे थोड़ा सा ये एनसीईआरटी की किताब में तो नहीं दिया है, लेकिन एक आध बार इस पर क्वेश्चन आ गया है, इस वजह से मैंने चेक पॉइंट्स को भी इसमें आपके में इंक्लूड कर दिया है सेल साइकिल में। चेक पॉइंट्स इन सेल साइकिल के चेक पॉइंट क्या होते हैं सेल साइकिल के अंदर? ये चेक पॉइंट क्या हैं, आइए इनको जानते हैं। 24 पॉइंट्स है। देयर आर 3 मेन स्टॉप्स और चेक पॉइंट्स वेयर ए सेल इज चेक्ड बाय इट्स इंटरनल मैकेनिज्म बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की जो स्टेप हैं, जैसे कि G1 फेज़ है, G2 फेज़ है, S फेज़ है, M फेज़ है, तो सेल क्रम बाई क्रम एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में एंटर करती है। तो जिस तरह से किसी दूसरे देश का नागरिक किसी दूसरे देश में आता है तो वहाँ उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और उसके हेल्थ का भी चेकअप होता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो पैदा नहीं होगी। तो इसी तरह से सेल भी जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव करती है सेल साइकिल की में, तो वहाँ उसकी जगह जगह चेकिंग होती है, उसको देखा जाता है, उसका एग्जामिनेशन होता है कि वेदर इट इज़ ओके और नॉट। तो इनको हम चेक पॉइंट्स बोलते हैं, और ये मुख्य रूप से 3 हैं। वैसे तो और ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपके लेवल के हिसाब से 3 मेन चेक पॉइंट्स के बारे में बताया गया कि वो कौन कौन से हैं। एक है G1 चेक पॉइंट, दूसरा है G2 चेक पॉइंट, और तीसरा है M चेक पॉइंट। तो आपको इन तीनों चेक पॉइंट के नाम ध्यान रखने हैं, G1, G2 एंड M। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। 26 पॉइंट बताया है, G1 चेक पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड G1S, अर्थात G1 चेक पॉइंट का एक दूसरा नाम G1S, यानी कि जब G1 से और S की तरफ मूव करती है सेल, वहाँ होता है। और इसका एक और भी नाम है, वो है रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। तो G1 चेक पॉइंट कह लो, G1S चेक पॉइंट कह लो, या रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट कह लो, ये तीनों नाम G1 चेक पॉइंट के हैं। इट अकर्स एट द एंड ऑफ G1 फेज, और G1 फेज का जब अंत होता है और S फेज का प्रारंभ होता है, उस जगह पर ये चेक पॉइंट होता है, ये इंक्वायरी सेल की उस जगह होती है। द सेल इज चेक्ड फॉर प्रॉपर साइज। वहाँ पर क्या है कि आप जानते हैं G1 फेज में सेल ग्रो करती है साइज में, ग्रोथ फेज कहलाता है। तो वहाँ ये चेकिंग होती है कि जितना साइज सेल का होना चाहिए उतना इसका हुआ कि नहीं हुआ, अभी ये अंडर साइज तो नहीं है। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स को भी सिंथेसाइज करती है। तो ये देखा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए एस फेज में, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस होना है, तो डीएनए का रिप्लिकेशन होना है, तो वो सारी चीज़ें इसके पास हैं या नहीं है। एंड एनर्जी रिजर्व्स, अब डीएनए का रिप्लिकेशन होगा तो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके पास में प्रॉपर एटीपी वगैरह कुछ है या नहीं है। इन केस ऑफ सम डिफेक्ट्स सेल इज़ नॉट अलाउड टू एंटर स्पेस। अगर ये देखा जाता है कि इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसका साइज अभी छोटा है, या इसके पास एनर्जी रिजर्व्स नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो वैसी स्थिति में उस सेल को एस फेज में जाने से रोक दिया जाता है। उसको वेट करने के लिए कहा जाता है कि आप अभी अपना साइज को ग्रो करिए, अभी आप एस फेज में जाने के योग्य नहीं है। तो G1 चेक पॉइंट ये होता है। अब G2 चेक पॉइंट के बारे में ये कहाँ होता है। G2 चेक पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड G2M और डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट के भी तो 3 नाम है, एक तो G2 चेक पॉइंट, G2 तो है ही, G2M, यानी कि ये G2 फेज़ है, उसके बाद M फेज़ में एंटर करती है, तो G2M, G2 से का अंत और M का प्रारंभ उस जगह पे होता है। इसको हम डीएनए डैमेज चेक पॉइंट भी कहते हैं। तो जिस तरह से G1 चेक पॉइंट का नाम रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट था और G1
एस चेक पॉइंट था, इसी तरह इसका G2M चेक पॉइंट है या DNA डैमेज चेक पॉइंट है। इट इज़ एट द एंड ऑफ G2 फेज, और ये G2 फेज के अंत में होता है। पहले वाला G1 फेज के अंत में था, ये G2 फेज के अंत में होता है। अब इस चेक पॉइंट पर क्या चेक होता है, क्योंकि G1 चेक पॉइंट में तो चेक हुआ था ग्रोथ, साइज चेक हुआ था सेल का, न्यूट्रिएंट्स चेक हुए थे और एनर्जी रिजर्व्स चेक हुए थे। अब G2 चेक पॉइंट में देखिए क्या चेक होता है, 28th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। G2 checkpoint ensures whether all the chromosomes have been accurately replicated and that the replicated chromosomes are not damaged। यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि सभी क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका है, क्योंकि एस फेज में रिप्लिकेशन हुआ था, तो एस फेज से लेकर के रिप्लिकेशन चलता रहा, कभी कभी एस फेज में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो G2 फेज के अंत तक कंप्लीट होता है। तो G2 फेज के अंत में ये चेक पॉइंट है, G2 चेक पॉइंट, ये फिर ये एश्योर करता है कि वेदर ऑल द क्रोमोसोम्स हैव बीन एक्यूरेटली रिप्लिकेटेड और नॉट, और जो रिप्लिकेशन हुआ है वो कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं स्प्लिटिंग तो नहीं है, कहीं टूट फूट तो नहीं है, कहीं कोई मरम्मत की ज़रूरत तो नहीं है। आफ्टर दिस कन्फर्मेशन इट अलाउज द सेल टू एंटर एम फेज। जब G2 चेक पॉइंट पर यह कन्फर्मेशन हो जाता है कि इसके DNA का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है सेल के का, अब कोई दिक्कत नहीं है, DNA पूरी तरह से दुरुस्त है, उसमें कहीं कोई डैमेज नहीं है, तब जा कर के सेल को G2 फेज से M फेज में प्रवेश की अनुमति मिलती है। 29th पॉइंट पर ध्यान दीजिए, यह है M चेक पॉइंट। ये कहाँ होता है? M चेक पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाफेज चेक पॉइंट और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ये मेटाफेज स्टेज पे होता है, इसका दूसरा नाम मेटाफेज चेक पॉइंट भी है और एक स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी है। आपको ये तीनों चेक पॉइंटों के जो अलग अलग नाम हैं इनके, वो सभी नाम ध्यान रखने हैं, इनके ऑप्शनल नाम भी ध्यान रखने हैं जो अल्टरनेटिव नेम्स इसमें बताए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार नीट के एग्ज़ाम में आते हुए देखे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा NCERT का जो कंटेंट्स हैं उनमें इन चेक पॉइंट्स की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक में नहीं है, पर फिर भी क्वेश्चन ये आ जाते हैं क्योंकि ये सेल साइकिल के काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। इट इज़ एट द एंड ऑफ मेटाफेज स्टेज। तो मेटाफेज स्टेज के अंत में M चेक पॉइंट होता है, इसका एक दूसरा नाम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी है और मेटाफेज चेक पॉइंट भी है और M चेक पॉइंट भी है। M checkpoint confirms whether all sister chromatids are correctly attached to the spindle microtubules or not। यहाँ ये चेक किया जाता है क्योंकि मेटाफेज स्टेज में सेंट्रोसोम से या सेल के पोल से जो स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स पर आकर के अटैच होती हैं, तो प्रॉपरली वहाँ पर अटैच्ड है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेटाफेज के बाद में एनाफेज में सेल जा रही है, एनाफेज स्टेज में स्पिंडल कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से अलग होकर के अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करती हैं। तो अगर कोई स्पिंडल अटैच नहीं होगी तो वो उस क्रोमेटिड को पकड़ करके किस तरह से अपनी ओर खींचेगी जब उसका प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होगा। तो M चेक पॉइंट पर ये कंफर्म किया जाता है कि वेदर ऑल द क्रोमोसोम्स आर प्रॉपरली अटैच्ड विद स्पिंडल्स और नॉट। 31 पॉइंट में क्या देखिए, आफ्टर एग्जामिनिंग द M चेक पॉइंट दैट after examining by M checkpoint that spindle fibers arising from poles of cell are properly attached to kinetochores of centromere of sister chromatids in equatorial plane, cell is allowed to enter anaphase। जब M चेक पॉइंट द्वारा ये कंफर्म कर लिया जाता है कि स्पिंडल फाइबर जो कि पोल से अराइज होती हैं वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर पर स्थित काइनेटोकोर से प्रॉपरली अटैच हैं, तो उस सेल को फिर एनाफेज में जाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है।
तो यहाँ देखो इन चेक पॉइंट्स का थोड़ा सा दिया गया है, आप ये देख सकते हैं कि ये G1 चेक पॉइंट है, ये G1 फेज़ के लास्ट में है, जहाँ इसके बाद में अगर सेल प्रॉपरली, इसी के बाद में G0 फेज़ में भी जा सकती है सेल, और उसके बाद S फेज़ में भी जा सकती है। एस फेज में जाने से पहले ये एक तरह से चौकी है, चेकिंग होती है यहाँ पर। और G2 फेज़ के लास्ट में G2 चेक पॉइंट है, और M फेज़ के लास्ट में M चेक पॉइंट है। M फेज़ के लास्ट में नहीं, मेटा फेज़ की, सॉरी M फेज़ तो काफ़ी बड़ा है, मेटा फेज़ जो है M फेज़ की एक सब स्टेज है, उसमें ये M चेक पॉइंट है। इनके आपको ऑल्टरनेटिव नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि G1 चेक पॉइंट का ऑल्टरनेटिव नेम था आपका रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट का ऑल्टरनेटिव नाम था DNA डैमेज चेक पॉइंट, और M चेक पॉइंट का ऑल्टरनेटिव नाम है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। तो ये ऑल्टरनेटिव नाम आपको ध्यान रखने हैं। बाकी G1S, G2M और M, ये इनके शॉर्ट नेम हैं। अब इतना सब कुछ अब पढ़ने जानने के बाद सेल साइकिल के बारे में, हमने अब आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQs को रखा है। ये MCQs जो है इम्पोर्टेंट MCQs सेल साइकिल पर हैं। तो हमने टॉपिक वाइज MCQs को लिया है, क्योंकि पूरे चैप्टर पर जब हम MCQs करते हैं तो क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, उसको पढ़ते पढ़ते क्या है कि पहले के टॉपिक्स थोड़े से मेमोरी में नहीं रह पाते, और तो उस चैप्टर को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया है, सब छोटे छोटे कंटेंट्स में डिवाइड करके, और उन पर MCQs हमने तैयार किए हैं, जिससे कि आसानी से सभी को ये समझ में आ जाए। और उसके बाद में फिर कंप्लीट चैप्टर के MCQs हम एक साथ करेंगे। पहले इन टॉपिक्स के हम अलग अलग उनको करेंगे। तो अभी आपने जो सेल साइकिल को इसमें हमारे साथ डिस्कस किया और इसको समझा, इस सेल साइकिल पर यहाँ पर MCQs दिए हैं, इन MCQs को आपको करना है। अब उनको कैसे करना है, तो उसका तरीका ये है कि पहले जैसे कि यहाँ से प्रारंभ है इसका सेक्शन ए, सेक्शन ए में हमने थोड़े से इजी MCQs को रखा है, सेक्शन बी में थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में भी अभी नए पैटर्न के हिसाब से सेक्शन ए और बी होने लगे हैं। सेक्शन ए में थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं और बी में थोड़े से कठिन, हालांकि कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, हमने देखा इस बार पहली बार ये हुआ है ये पिछले इसी 2021 से, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा था। अगर आप कंटेंट्स अच्छी तरह से तैयार है तो सेक्शन ए और सेक्शन बी कोई मायने नहीं रखता ज़्यादा। तो अब इसमें इन MCQs को आपको कैसे करना है ये आपको समझना है कि ये MCQs आपके सामने इस स्क्रीन पर चलते रहेंगे। पहले जैसे कि ये पहला MCQ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज, कि G1 फेज़ के बारे में, जो इसमें इंटरफेस का G1 फेज़ होता है उसमें के रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो अब इसमें क्या है कि चार ऑप्शंस को आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है, और इसका आंसर आपको अपने आप एक तरह से खोजना है। उसके बाद वैसे मैंने इसी नीचे, जैसे इसका आंसर सी है, तो हर पेज में एक MCQ है, और उस पेज के नीचे, उसी पेज में नीचे आंसर भी दिया हुआ है। ये हमने इसलिए दिया है ताकि आप आसानी से अपने आंसर जो आपने अपने मन से उस जिस आंसर को आपने खोजा है वो कंफर्म करने के लिए, जिससे कि आपको दूसरी जगह ना जाना पड़े, तो आप कंफर्म हो जाए। उसके बाद आप तभी आप यहाँ निगाह डालें, उससे पहले ना डालें, और इसको अपने आप तैयार करें, और इन MCQs को मन मन में थोड़ा सा डिस्कस करें, और ये सोचें विचारें कि आखिर यही क्यों सही है, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं सही है। जैसे कि इसमें पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है DNA रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस, तो आप जानते हैं G1 फेज में तो DNA का रिप्लिकेशन होता नहीं है, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, तो रीऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स होता है, सेल ऑर्गेनल्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो G2 फेज में होता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती है, ग्रोज
बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। तो सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ग्रो भी करती है, लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन इस फेज में नहीं होता। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। तो आप जानते हैं जीवन फेज में न्यूक्लियर का डिवीजन तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियस का डिवीजन तो एम फेज में होता है। तो इसमें न ए सही है, न बी सही है, सी ही ठीक है और डी सही नहीं है, क्योंकि सेल ग्रो करती है, डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। तो ये तीनों ही इवेंट जीवन फेज में होती हैं, न ए वाला ऑप्शन ठीक, न बी और न डी। तो इस तरह से हर क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ को आप प्रॉपरली पढ़ें, उसके ऑप्शंस को पढ़ें और उसका आंसर अपने आप खोजें, और अपने खोजे हुए आंसर के साथ नीचे दिए गए आंसर का मिलान करें। इस कन्फर्मेशन के बाद फिर आप अगले एमसीक्यूज़ पर जाएं। अब आपको इतना ध्यान करना है कि हर एमसीक्यू को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ आपके सामने आते रहेंगे, और इसके बाद में आपको करना क्या है कि जब तक आप अपना एमसीक्यू पूरा ना कर लें तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज कर दें, स्टॉप कर लें, और जब आप उसको कर लें तो उसके बाद में उसको आगे बढ़ा दें। तो फिर अपने आप ही स्क्रीन पर अगला एमसीक्यू आ जाएगा। फिर उसको करने के बाद में फिर जब अगला एमसीक्यू आ जाए तो तब फिर वीडियो पॉज कर लें, और उसको अपना एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद में फिर उस वीडियो को मूव करने दें। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज़ नंबर बाय नंबर आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे और आप इनको सॉल्व करते रहें अपनी सुविधा के अनुसार। इसको हमने आपकी स्पीड पर छोड़ दिया है, और पॉज करने का ऑप्शन हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप आसानी से हर एमसीक्यूज़ का के ऑप्शंस को प्रॉपरली आप पढ़ सकें, उन पर विचार कर सकें, और जब आप पूरी तरह से आप आश्वस्त हो जाएं कि हाँ ये सही है, उसके आंसर से आप कंफर्म हो जाएं, और ठीक तरह से आप उसको मेमोराइज़ कर लें कि हाँ ये ऑप्शन ठीक है। और जब कोई भी एमसीक्यू जो हम करते हैं तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता, वो और सारे एमसीक्यूज़ के लिए भी एक बैकग्राउंड तैयार करता है उनको सॉल्व करने की। तो एक एमसीक्यू जब आप करते हैं तो वो कई कॉन्सेप्ट्स को लेकर के अपने साथ आता है, क्योंकि उसमें आपको डीपली थिंक करने के लिए इंसिस्ट करता है, विवश करता है कि आप सोचें गहराई से कि आखिर ये दूसरा सही नहीं है तो क्यों नहीं है। तो कोई भी एमसीक्यूज़ आप रटें ना, उस एमसीक्यूज़ के चारों विकल्पों को पढ़ें, उन पर विचार करें, तो हर विकल्प आपको एक आने वाले समस्या का समाधान देता है। तो अब आपको करना क्या है कि जिस तरह से ये सेकंड एमसीक्यू आपके पास है, आप इसको हल कर लेंगे। इसके बाद में थर्ड एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको प्रॉपरली पढ़िए, इसके आंसर के साथ कंफर्म होइए। उसके बाद में फिर चौथा एमसीक्यू आपके सामने आ गया, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको आगे मत बढ़ने दीजिए, आप अच्छी तरह से इसको क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऑप्शंस को पढ़िए, ऑप्शंस के बारे में पूरी तरह से जब आप आंसर से कंफर्म हो जाएं तो उसके बाद में फिर अगला एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पर होगा। तो इनको आप अपनी स्पीड के हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए, बाकी हम अपनी स्पीड के हिसाब से इस स्क्रीन को आगे बढ़ने देंगे, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब ये एमसीक्यूज़ एक विशेष स्पीड के साथ स्क्रीन पर आते जाएंगे, आपको अपने हिसाब से ये स्क्रीन की स्पीड को सेट करना है और हर एमसीक्यू को ढंग से पढ़ना है, उसके ऑप्शंस को पढ़ना है, उसके ऑप्शंस के आंसर को अच्छी तरह से जानना है, और तब जा कर के आगे बढ़ना है। अगर आपको इनमें से कोई आंसर ऐसा लगे कि वो आंसर जो है आपको कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, वो एम्बिगियस है, यानी कि एक तरह से कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है कि ये ठीक है या नहीं है आप उसके बारे में, तो आप नीचे हमारा इसमें ईमेल भी है और व्हाट्सएप भी आपको मिलेगा, तो उस पर आप करके आप हमसे संवाद भी कर सकते हैं। और अगर कोई आंसर आपको गलत प्रतीत होता है तो उसके बारे में आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, जिससे कि हम उसको सही कर सकें, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं, गलती करना मनुष्य से संभावित होता है। इस वजह से अगर कोई गलती हो गई है
तो आप उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं और इन MCQs को करते रहें। तो इस प्रकार थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, वी होप दिस वीडियो विल बी helpful to all those of you who are appearing in coming NEET UG entrance exam. We do also expect this will also be helpful to board exam students. In the next video, we shall discuss the next topic. Wishing you all the best. For any query, feel free to write us at email है हमारा omdcn2025@gmail.com। हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि आप ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई इंटरटेनमेंट का नहीं है। आप इसे फुल स्क्रीन में देखें और बेहतर हो कि आप एक मोबाइल का छोटा स्टैंड ख़रीद लें, लगभग 100 रुपये का आएगा। सीधा आप मोबाइल रख लें वर्टिकल, और वो थोड़ा सा तिरछा रख जाता है, और इस प्रकार से आप ठीक प्रकार से इस वीडियो को फुल स्क्रीन में देखें, जिससे कि सारा के सारे कंटेंट्स आपको प्रॉपरली दिखाई देते रहें। Thank you very much. Okay.